नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उपचुनाव अब अपने चरम पर है और दो लोगों की इस उपचुनाव में खूब चर्चाएं हो रही हैं। पहला नाम आता है आरएलडी से जयंत चौधरी का और दूसरा नाम आता है संजय निषाद का। आखिर खिचड़ी क्या पक रही है? संजय निषाद जो कि 2 सीटें मांग रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज कर लिया और एक भी सीट नहीं दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुना पकड़ा दिया है और आश्वासन दे दिया है किसी तरह का। संजय निषाद मीडिया के सामने आते हैं, लगातार दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। यहाँ लखनऊ से जाने से पहले कह रहे थे कि अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे। बहुत गुस्से में थे कि हम अपने कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे कि अगर हमारी ही सीट जीती हुई हमको नहीं मिलती है चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। जब मीडिया के सामने आते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं संजय निषाद। वो कहते हैं कि बात जीत की है, सीट की नहीं है। और यही बात अखिलेश यादव ने कही थी हरियाणा चुनाव में, और यही बात कांग्रेस पार्टी ने कही उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए। तो अब लोग इस पे चुटकी भी ले रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे संजय निषाद। और जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो कुछ और तरीके से भी बात रख सकते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन की बातों को ही यहाँ पर रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज, और उनकी 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 सीट ना लड़ने से, उनको सीट ना मिलने से उसका कितना असर पड़ेगा। उन्होंने तो खून का घूंट पी लिया, लेकिन कार्यकर्ता क्या जमीन पे खून का घूंट पी पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला पाएंगे तमाम सीटों पर? उस पर बातचीत करेंगे। दूसरा सवाल खड़ा होता है जयंत चौधरी को लेकर। जयंत चौधरी, मीरापुर सीट उनके खाते में गई है, लेकिन कहानी यहां भी बहुत दिलचस्प है। जो प्रत्याशी उनकी तरफ से उतारा गया है, वो प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी की नेता है और आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। एक तरह से ये कहा जाए कि 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रही है और कोई नहीं लड़ रहा, उनके कोई घटक दल, उनके कोई सहयोगी नहीं लड़ रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। इसी का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ प्रशांत भाई मौजूद हैं। प्रशांत भाई, अब संजय निषाद और जयंत चौधरी, एक एक करके जरा इन पर जो बातें मैंने बोली है और उसमें कुछ आप ऐड कर पाए और उसका विश्लेषण कर पाए तो बेहतर होगा, आसान हो जाएगा समझना दर्शकों के लिए। संजय निषाद से शुरू करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद जो है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ करके संजय निषाद एक तरीके से आगे बढ़े राजनीति में, पार्टी बनाई, बहुत सारी चीजें, फिर मंत्री भी हैं, मौज ले रहे हैं एकदम। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने भक्तों से जो है पैर भी धुलवाते हैं, वो भी एक उनका शगल कह सकते हैं। गुरुदेव माने जाते हैं अपने समाज के। लेकिन अपने समाज के अगर ये गुरुदेव माने जाते हैं तो एक बात इनको समझनी पड़ेगी, अपने समाज के लोगों के लिए लड़ जाना पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में किस मुद्दे पर आए थे कि मछुआ समाज, मछुआरा समाज जो है, निषाद समाज जो है, मल्लाह समाज, उसको एससी कैटेगरी में ला करके एससी को जितना रिजर्वेशन मिलता है उतना दिलवाएंगे। इतने साल हो गए, नहीं हो पाया। विनोद बिंद विधायक थे और मजवा से वो सांसद बन गए। उस सीट पर कायदे से जो बनता है वो निषाद पार्टी का दावा बनता था। संजय निषाद ने किया भी दावा, लेकिन डपट के भगा दिए गए। देखिए लखनऊ से हर कोई पैर पटक कर भागता है दिल्ली की तरफ कि जा रहे हैं, बड़े भैया से शिकायत कर देंगे, लेकिन वहां तक जाते जाते पैरों की रफ्तार और सारा गुस्सा ढीला पड़ जाता है सामने से, और वहां से भेज दिए गए वापस उल्टे पांव। और कुछ हाथ नहीं लगा, ना तो इनका सिंबल हाथ लगा, ना तो इनका कैंडिडेट हाथ लगा। कम से कम जयंत चौधरी अपना सिंबल तो ले आए, सिंबल तो दिखाएंगे वो वहां पर, लेकिन संजय निषाद को वो भी नहीं मिला। संजय निषाद से सीधे कह दिया गया कि जिस तरीके से 24 में हरवाए हो ये ठीक नहीं है, और जितना दे रहे हैं यही बहुत है कि आपको अपने साथ रखे हुए हैं। जिस तरीके का वोट प्रतिशत मिला है उसमें आपकी पार्टी का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव दिख नहीं रहा है। ये बोला गया होगा इनसे, ये तो बेइज्जती तभी है। आज ये तो एकदम ये बिल्कुल बेइज्जती है। ये बेइज्जती संजय निषाद की नहीं है, संजय निषाद तो मलाई काट रहे हैं। ये बेइज्जती उस समाज की है जिस समाज का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
ये उस समाज की बेइज्जती है। कटहरी में देखिए, कटहरी सीट मांग रहे थे भाई, अवधेश, क्या नाम था, अवधेश द्विवेदी, वो जी। चुनाव लड़ रहे थे ना वहां से। लेकिन अवधेश द्विवेदी उस बार लड़े थे 22 में, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही धर्मराज निषाद को। और धर्मराज निषाद कौन सा भारतीय जनता पार्टी के खेत के उपजे हुए व्यक्ति हैं? वो भी तो बहुजन समाज पार्टी के रहे हुए व्यक्ति हैं। 18 में आए और 23 में उन्होंने बन गए। 3 बार बसपा से विधायक रहे, मंत्री रहे। तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली जानी इसलिए जाती है कि जितनी भी छोटे पार्टी हैं, छोटे दल हैं, उनको अपने भीतर समाहित कर लीजिए, उनको खा जाइए। नीतीश कुमार का कैडर आज की तारीख में बिहार में पता नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी सारा कब्जा किए हुए बैठ गई। महाराष्ट्र में देख लीजिए, एकनाथ शिंदे के साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने। जमीन पर जो लोग एकनाथ शिंदे के लिए काम कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी परसों बारामती के इलाके में। वो लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अंदर ही अंदर शिंदे गुट को खत्म कर रही है, शिवसेना को खत्म कर रही है। और तब फिर संजय निषाद और जयंत चौधरी किस खेत की मूली है, बता दीजिए। और वो भी तब जब किसी स्थिति में नहीं ना 24 में अपना वोट ट्रांसफर करा पाए, दोनों ही दल नहीं करा पाए। हाँ। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पुराना दांव रहा है और अब उसी रास्ते पर चल निकली, क्योंकि अब तो और ज्यादा खूंखार हो गई है ना। अब तो और तेजी से यह काम करेगी, क्योंकि हारी हुई है। देखिए, हारी हुई है क्या कि आपने जो मुद्दे उठाए कि भाई अपने समाज को वो ऐसी उस कैटेगरी में लाना चाह रहे थे, उसका यहाँ पर जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संजय निषाद कह रहे हैं कि साहब अभी बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं, 370 का हुआ है और तमाम भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मुद्दों पर फैसला लिया है। तो अध्यक्ष जी ने हमसे कहा है कि ठीक है, कुछ दिन रुक जाइए, अभी ये सारे फैसले हो गए, तब हम उस पर विचार करेंगे, उस पर कुछ काम किया जाएगा। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें बोली है संजय निषाद ने। संजय निषाद जिस समाज का प्रतिनिधित्व, उनसे पूछा गया कि क्या आप निषाद जी को जितवाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अब एनडीए की तरफ से जो भी खड़ा होगा, बीजेपी की तरफ से, उसको हम जितवाएंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे। जरा वो छोटा सा सुन लेते हैं क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है संजय निषाद। जो आज उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, भेज दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम एक ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए, मेरा एक विचारधारा रही। बधाई दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उन्होंने कहा, मैंने उनको याद दिलाया कि आपने कहा था बड़े बड़े जो काम हैं, धारा 370 और जो है राम मंदिर है, ये काम हो जाने के बाद, राष्ट्रीय काम हो जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था का, हम लोग निश्चित रूप से इसे विचार करें। मैंने उन्हें याद दिलाया। तो ये तमाम बातें देखिए कही गई है संजय निषाद की तरफ से और बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन मेरा एक मूल सवाल यही है कि आप किस मुंह से इतने दिन तक वहां पर पड़े रहे हो और किस मुंह से आप वापसी करेंगे लखनऊ में। भाई आपके लोग आपसे पूछेंगे ना, सवाल जवाब तो होगा ना, आप उनको क्या समझाएंगे, क्या आश्वासन दिया गया, ऐसी कौन से आपको बहुत बड़ा आश्वासन दे दिया गया कि आप अपनी ही सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते, बीजेपी ही लड़ेगी, चाहे वो जयंत चौधरी की सीट हो, चाहे संजय निषाद की सीट हो। अभी अनुप्रिया पटेल या फिर ओपी राजभर की कोई सीट होती तो उस पर भी बीजेपी लड़ रही होती, इसमें कोई संदेह थोड़ी ना है। आप कभी संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए तो संजय निषाद के आसपास, संजय निषाद के पीछे कुछ उनकी पार्टी के लोग खड़े रहते हैं, उनके चेहरे देखिए आप। जिस समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समाज के लोग बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। वो लोग जो कह दिया वो उन्होंने मान लिया। संजय निषाद जो अभी अपने बयान में कह रहे थे 370 तब हटी जब भाजपा बहुमत में थी, बड़े फैसले तब लिए गए जब भाजपा बहुमत में थी। जब भाजपा बहुमत में थी तब तो आपकी कम्युनिटी का उन्होंने कुछ किया नहीं। अब तो भाजपा अल्पमत में है, अब क्या कर पाएगी।
मुझे लगता है कि संजय निषाद से ये सवाल उनके समाज के लोगों को पूछना चाहिए कि आपके कहने पर हमने अभी तक सब कुछ किया, हम चुप रहे और अभी भी आपने ऐसा काम किया। एक रिप्रेजेंटेशन था, कम से कम राजनीति में एक विधानसभा क्षेत्र में हमारी जाति का कोई व्यक्ति था जो प्रतिनिधित्व करता था, जिससे हम अपनी बात कर पाते थे, वो भी खत्म हो गया। अब वहां से भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम होगा। तो संजय निषाद ने अपने आप को कमजोर कर लिया बेसिकली। खैर, अब लौटते हैं आरएलडी की तरफ। जैन चौधरी पर आ जाते हैं। मैं भी यही कह रहा था कि जैन चौधरी पर हाँ। बात करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपके पास एक प्रत्याशी नहीं मिला अपनी पार्टी का? अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो उसमें एक बड़ा अच्छा मुद्दा चल रहा था। कहा गया कि जाट टिकट चाह रहे थे जिनको गुर्जरों ने नहीं लेने दिया गया, और गुर्जरों को जाटों ने नहीं लेने दिया टिकट, और मैदान मार ले गया कोई तीसरा जिसका वोट नंबर ऑफ वोट जो सीट पर है वो 12-14 हजार है मात्र, मिथिलेश पाल, भारतीय जनता पार्टी की है वो। 1995-96 से अपनी शुरुआत की बहुजन समाज पार्टी से, जिला पंचायत सदस्य चुनी गई, फिर विधायक रही। मोरना विधानसभा सीट पहले हुआ करती थी, फिर 12 में इस सीट को डिलिमिटेशन जब हुआ तो मोरना और फिर कुछ हिस्सा जानसठ, इनका मिला करके ये मीरापुर तैयार की गई। अच्छा, बहुत मौके दिए थे इनको, आरएलडी ने बहुत मौके दिए, 3 बार ये आरएलडी से चुनाव लड़ी। 2007 का उपचुनाव ये आरएलडी से जीती भी थी, लेकिन जब 2017 में 2012 हारी, फिर 2016 का एक उपचुनाव हारी मुजफ्फरनगर का, फिर उसके बाद 2017 में इनको टिकट नहीं दिया आरएलडी ने, तब ये कूद करके समाजवादी पार्टी की तरफ आई। समाजवादी पार्टी से जब कुछ नहीं मिला तो भाजपा में चली गई, अब भाजपा में इनको मिला है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल अपने आप में जूझ रही है। मैंने आपको कई बार ये बात बोली है, फिर से मैं कह दे रहा हूं, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े दावेदार थे जो जयंत चौधरी के आवास पर जाते थे, दिल्ली जाते थे और हाजिरी लगाते थे कि हमें भी लड़ना है, अपना अपना बायोडेटा लेकर के, कामकाज लेकर के सब पहुंचते थे। उसमें जिला अध्यक्ष इनके, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, पूर्व सांसद, उसमें इनके महासचिव, प्रदेश महासचिव, तमाम सारे ऐसे नेता, तमाम जिला पंचायत सदस्य से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक सबके सब थे। अब लोग इसमें सवाल पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि इनको टिकट कहां से मिल गया? दलील और लोग बिछाते रहे और आरएलडी को चुनाव लड़वा दिया भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। तो जो इनका जो अपना कैडर है आरएलडी का, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि इस बार आरएलडी के ही लोग मीरापुर सीट पर एक बड़ा भितरघात कर दें। ये बहुत ज्यादा संभावना है इस बात की, और इस बात को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं, तमाम सारे पॉलिटिकल पंडित। अभी मैं एक बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म को देख रहा था, सुन रहा था, वहां के संपादक इसी बात को कहते थे, इनके विधायक और पूर्व विधायकों में नहीं बन रही है। तो स्थिति बहुत गंभीर है। नहीं तो एक तरह से जयंत चौधरी ने अपना पीछा छुड़वा लिया है कि भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है, उनको टिकट दे दो, जीत हार होगी तो थोड़ा सा चेहरा बच जाएगा। अगर 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 यहाँ पर कुछ इनके पक्ष में वोट नहीं पड़ते हैं या फिर रिजल्ट नहीं आता है तो उतना फेस लॉस नहीं होगा जितना होना चाहिए था। अरे फेस तो इन्हीं का है, फेस तो नल ही है ना, हैंडपंप ही है ना। अब सूरत हैंडपंप की है और सीरत है कमल की। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। और दूसरा जाति गोलबंदी की बात है। भाई जाट और गुर्जर एक हो नहीं पाता, और लगभग बराबर वोट है दोनों का। गुर्जर थोड़ा सा कम है, जाट थोड़ा सा 2-4 हजार ज्यादा है। तो जाति गोलबंदी के लिहाज से भी ये दोनों वोटर एक साथ काम नहीं करेंगे, ये दोनों वोटर एक साथ नहीं आएंगे। और वैसे भी इस सीट पर 1,10,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से यहां का समीकरण साधा है, आप भाई बाबू मुनकाद अली की बेटी हैं सुम्बुल राणा,
अरशद राणा की वो पुत्रवधू हैं, और ये दोनों ही बड़े मठाधीश, बड़े इस पूरे इलाके के नेता रहे हैं, दोनों ही पूर्व सांसद हैं और विधायक रहे हैं। अरशद राणा, ये जो इनके फादर इन लॉ हैं सुम्बुल राणा के, इसी सीट से वो विधायक रहे हैं, कादिर राणा। कादिर राणा। तो ठीक बात है। दलित मुस्लिम और ये जो कॉम्बिनेशन बनाया ना समाजवादी पार्टी ने, और या तो जाट मिलेगा या तो गुर्जर मिलेगा। और कुल मिलाकर एक आखिरी सवाल प्रशांत भाई, कि कुल मिलाकर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को साधा नहीं उपचुनाव में। 27 के चुनाव में साधेगी नहीं साधेगी किसने देखा है। हालांकि 2 साल बचे हैं, दोनों बातें हैं, कहने को कहते हैं अभी 2 साल बचे हैं, कुछ लोग कहते हैं मात्र 2 ही साल तो बचे हैं। तो अब तैयारी उपचुनाव के बाद उसकी शुरू हो जाएगी, उस पर बूढ़ा भाग शुरू हो जाएगा। तो उपचुनाव में तो कम से कम अपने सहयोगियों को साधा नहीं, जिस तरीके से लग रहा था। देखिए, उपचुनाव, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के जरिए जो उसका सबसे बड़ा काम है वो ये है कि उपचुनाव के जरिए वो मैसेज दे दे किसी तरीके से कि हम कमजोर नहीं, मजबूत हैं अभी भी। लेकिन वो शायद एक बात भूल रही है कि इस बीच और भी राज्यों में बहुत सारे चुनाव हैं, वहां अगर आप कमजोर पड़े, महाराष्ट्र में आप हारने जा रहे हैं, आपके लिए दिल्ली जिस तरीके से आपने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के साथ किया, आपको लगता है इतनी आसानी से जीत जाएंगे? और झारखंड में तो आप ये समझिए कि ये जो मैसेज है ये इनके जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन तक भी तो पहुंच रहा है। और सहयोगी क्या होते हैं? जहाज में सवार यात्री। जैसे ही जहाज डूबने वाला होगा, यात्री कूदने लगेंगे। और अभी 2 साल है, जहाज की गति धीमी है और पानी बहुत गहरा है। अगर 2 साल में जरा सा भी हिलोरे मारा, जरा सा भी टर्बुलेंस हुआ, तो फिर ये कूदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है, सहयोगी कितना संतुष्ट होते हैं, और सहयोगियों की जो पार्टी है उनके कार्यकर्ता जो हैं, उस समाज से आने वाले लोग जो हैं, वो कितना संतुष्ट दिखाई देते हैं। देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोग।